वही लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पे अभी छोड़ा था। बच्चों सवाल इसमें बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे सवाल। नेक्स्ट इज कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, सो ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का और इसको किसी पॉइंट पे हिंज कर दो। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जस्ट बिलो होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट के जस्ट बिलो होगा, बिकॉज टॉर्क जीरो करना है। अब इसको क्या करो, नाउ ट्विस्ट बाय सम एंगल, मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट करो ऐसे, कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं सेम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। अब सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ गया, अब इसका वेट ऐसा लगेगा, दिस वेट विल प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट दिस, ये वापस लाना चाहेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये डिस्टेंस को ले लिया बच्चों डी, ये एंगल है थीटा। तो है ये सिंपल पेंडुलम जैसा ही। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी इंटू दिस डिस्टेंस, ये वाला डी साइन थीटा बच्चों। टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आई अल्फा। अब सुनना, आई किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, क्योंकि टॉर्क भी किसके अबाउट लिया है, हिंज पॉइंट के अबाउट। एम जी डी इंटू थीटा। तो ये कुछ याद करना टफ तो है नहीं। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड पूछा जाए, यहां पे मैं लिख देता हूं, व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICM plus MD। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट। डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सारे बच्चे साथ साथ लिखें, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट। बस सिंपल सा। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड पेंडुलम। अब रफली मैं बताता हूं बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बुक है, इसको मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, अब ये कंपाउंड पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में क्या था, एक स्मॉल बॉब था, एम मास का पॉइंट मास जैसा ट्रीट करते थे। अभी कोई भी बॉडी हो सकता है। इज इट ओके? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, टाइम पीरियड लिख लिया। अब मैं 2 4 5 सवाल करवाऊंगा अभी फटाफट। और ये जो सवाल है ये अभी रोटेशंस मैंने पढ़ाया बच्चों, तो रोटेशन के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। बच्चों ये रॉड है, ये रॉड है और इसको हिंज कर दिया टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के अबाउट।
मास m, लेंथ l। इसको थोड़ा सा रोटेट करा स्मॉल एंगल से एंड देन रिलीज, इट विल परफॉर्म SHM, फाइंड ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके सर, सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I अपॉन mgd, 2 पाई रूट ओवर व्हाट इज I किसके अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, ml स्क्वायर बाई 3, mgd कितना लिखो यहाँ पे, L/2, 2 पाई रूट ओवर mm गया, निकल जाएगा तुम्हारा बच्चों 2L/3g, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, नो सर। अगर मैं बात करूं, दिस इज द डिस्क, दिस इज हिंज पॉइंट, दिस इज हिंज एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, और ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू plane of the disc, it is rotated by a small angle, then it perform SHM like this, plane of motion is board plane, what is time period, what is time period, कहोगे टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल सा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन, देखना अभी कुछ बच्चे हो गए वो ये भी नहीं बता पाएंगे, मैं देखता हूं किस पे रुकता है, रूही आर के, क्या लिखूं, I अपॉन, सही देशाले नहीं, सही दोनों में से कोई तो जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पे, I अपॉन क्या लिखूं, प्रेम डालवी, लिखे नहीं हुए नोटबुक में, नोटबुक से देख के बोल दो यार, mg/2, mg इंटू डी, और d कितना हो जाएगा r/2, I कितना होगा, इसके बाद निकालना I, 3mr²/4, ICM प्लस md स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूँ ICM mr²/2 प्लस mr/2 का स्क्वायर। अच्छा, ये इतना आसान सा सब्जेक्ट है, तुम लोग आंसर ही नहीं करते हो, टफ सब्जेक्ट में तुम लोग कर लेते हो। कितना कहा, 3mr² अपॉन 4 mg इंटू r/2, ठीक है। सर सर इससे पहले आपने जो एग्जांपल लिया था स्प्रिंग अटैच्ड डिस्क से, तो वो भी कंपाउंड पेंडुलम ही था, बस टॉर्क kx था।
टॉर्क kx भी था और mg का भी टॉर्क था, तो वो थोड़ा और टफ हो गया, उसमें और कुछ लगा दिया। यहाँ पे सिर्फ mg के कारण जो रोटेट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम, और उससे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उसके लिए वैलिड होगा। kx रहेगा तो हम Yes, sir. बेसिक से सॉल्व करेंगे जैसे हमने करके दिखाया है ना। तो बच्चों कंपाउंड पेंडुलम पे तो सवाल फ्रेम करना बहुत ही आसान है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, किसी एक पॉइंट पे हिंज कर दिया, इसका मास m, रेडियस r, एक डिस्क है, इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, दिस विल ऑसिलेट लाइक दिस। व्हाट इज टाइम पीरियड? अगर मुझे पेपर सेट करना है बच्चों, मेरे पास देखो कितने ऑप्शन है, क्या मुझे टाइम लगेगा सेट करने में पेपर, क्वेश्चंस फ्रेम करने में? ये डिस्क, हाफ डिस्क ले ली, और तुम्हें भी सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, अच्छी बात ये है। हर्षिता रंजन, हर्षवर्धन, तुमने मॉर्निंग क्लास में नहीं थे? हर्षवर्धन मॉर्निंग क्लास में नहीं था ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये हमने हाफ डिस्क लिया और इसको क्या कर दिया, ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दिया, दिस विल परफॉर्म लाइक एसएचएम लाइक दिस। सिंपल है यार, 2 पाई आई अपॉन mgd। हर्षिता रंजन भी शायद कोरोना पॉजिटिव पहले थे, वो तो पहले फेज में ही थी। हर्षिता तुम्हारा भी, तुम्हें फीवर उवर भी आया था ना आजकल? तो फीवर Yes, sir. चलो इजिली रिकवर हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। अंदर से स्ट्रांग रहना है ना, तो किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलो 2 पाई रूट ओवर आई mr square by 4 mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा, हाफ डिस्क का भी मैंने बताया था। एंड व्हाट इज डी? अब बच्चों अगर डी जो हमने रट्टा मारने के लिए कहा था बच्चों, अगर ये डी तूने याद नहीं रखा, टीचर्स की बात नहीं माना, तो सारे कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद सॉल्व नहीं हो पाएगा। और जिसको ये याद है कि हाँ सर ने पढ़ाया था, कितना बच्चों? 4r by 3 पाई 4r by 3 4r by 3 पाई। कुछ बच्चे ना 2r by पाई लेके ही बैठे रहते हैं, वो बच्चों हाफ रिंग का होता है। हो गया सॉल्व। तो जो बच्चों ने ये याद रखा था 4r by 3 पाई इजिली कर देगा, और जो बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है बट ये ध्यान नहीं रखा, आज कॉम्पिटिटिव माहौल है, अभी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, तो अगर तुमने नहीं याद रखा, तुमने डिराइव किया, ड्राइव करने में 2 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट हमारा टाइम चला जाएगा। तो कुछ चीजें जो टीचर्स ने कहा है कि इसको ध्यान में रखना है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं कि हाँ हमें ये यूज में आता है। ओके बच्चों, ये हो गया। बच्चों एक कोई भी एक बॉडी ले लिए, जनरल बॉडी ले रहा हूं, है ना, जनरल, और इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, दिस इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे हिंज किया। आईसीएम कुछ तो होगा,
और उसको ना ऐसे भी लिखता हूँ mk², जहाँ k को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, शायद तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है। बताया था सर पढ़ा आपने। है। बताया है? अच्छा। बच्चों बड़ा इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है। मतलब किसी का भी कहेगा किसी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो आई तो तुम्हें निकालने आता ही जानते हो, और उसको क्या लिख दो, सिंपली mk²। जैसे मान लो कोई कह दे सॉलिड स्फीयर है, उसका डायमीटर के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो इसके अबाउट होता है 2/5 mr², दैट इज इक्वल टू mk²। ये mm चला जाएगा, k कितना हो जाएगा, √2/5r, है ना। या कह दे किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन k है, इसका मतलब तुम्हें कह दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट, सिंपली लिख दो mk²। एम आई राइट बच्चों? तो रेडियस ऑफ Yes, जायरेशन sir. किसी को परेशान नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। ये एक बॉडी है जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन k है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बट इसको हिंज किया यहाँ पे। मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए, तो इसे क्या आसान आसान से सवाल पूछते हो, 2π√i, तो आई तो इसके अबाउट चाहिए, तो ICM रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में लिख रहा हूं mk² प्लस md²। बच्चों इसको x लिखा हूं मैं, क्या लिखूंगा, mx² अपॉन mg d के जगह पे क्या लिखूं, x। बच्चों यही टाइम पीरियड होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बच्चों? Yes, sir. यस अच्छा बच्चों, x अगर अलग अलग लेंगे तो टाइम पीरियड अलग होगा कि नहीं? हाँ sir. सर। डिफरेंट x के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड। क्या कोई x ऐसा आएगा जिसके लिए टाइम पीरियड मिनिमम हो? पूछ दिया जाए फॉर व्हाट x टाइम पीरियड इज मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम के कांसेप्ट तो हमने पढ़े। सो देखना, फाइंड x मतलब किस पॉइंट पे हिंज करे कि ये टाइम पीरियड मिनिमम हो, सबसे फास्ट ऑसिलेशन हो, फास्ट किस पॉइंट के अबाउट करे। सो फाइंड x फॉर विच is minimum, that means dt upon dx should be क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं? और Yes, sir. तो स्मार्ट बच्चे हैं, ये पूरा t इसको करने की जगह पे रूट वाले के अंदर करोगे, जब ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, जस्ट डिफरेंशिएशन 0, तो इसको सिर्फ कर देते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें भी ना जो कांस्टेंट उसको कर देते, हटा देता हूं। तो देखना स्मार्टनेस यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, ये रूट नहीं ले रहा हूं, सिर्फ अंदर वाला पार्ट ले रहा हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन। k² अपॉन x प्लस mx² प्लस x, g कांस्टेंट m कांस्टेंट, m तो कट ही जाएगा। कैन वी से दैट बच्चों कि ये हो जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 मिनिमा के लिए, होगा क्या बच्चों? यस तो सर। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, k² 1/x का होता है बच्चों -1/x², और प्लस x का हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, कि x इज इक्वल टू k। k क्या है, radius of gyration रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इतना सफिशिएंट है, रेडियस ऑफ about डायरेक्शन center of अबाउट mass. Center of mass. सेंटर। 100% क्लियर? Yes. रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों एक ना रिजल्ट निकाला है जो बड़ा यूजफुल हो सकता है,
सवाल सॉल्व करने के लिए। तो सोचो कि आज हमने ये जो सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा, आज सीख लिया, ये हमारा क्लास सफल रहा। ओके, कौन से कैसे सवाल आएंगे बच्चों? सवाल ये आएगा कि एक रॉड है, एक रॉड है और इसको सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हिंज करें, किसका टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम, टाइम पीरियड जो है वो मिनिमम। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं याद है, इट डजंट मीन कि सॉल्व नहीं कर पाएगा, बेसिक्स लिखेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स लिखेगा, डिफरेंशिएट करेगा, जीरो ले आएगा। पर जिसने पढ़ लिया है, मान लो रेजोनेंस में तूने पढ़ लिया और मैंने बता दिया कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है कि, हालांकि मैं रट्टा मारने के लिए नहीं कहता हूं, बट कुछ रिजल्ट्स ध्यान में रखना, कम से कम याद हो कि ऐसा हमने पढ़ा है कुछ। ये एफ के हो जाएगा और के इसका क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ gyration, सेंटर ऑफ मास L by root 12. ml स्क्वायर बाय 12 होता है, इसी को लिखेंगे m k स्क्वायर। सो k कितना हो जाएगा? l अपॉन 12 का रूट, 12 का रूट हो जाएगा 2 रूट 3। सो इसका आंसर आ जाएगा l अपॉन 2 रूट 3। आई बात समझ में? तो ये जेई एडवांस का सम हो जाएगा बच्चों। अच्छा से सवाल हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस पे हिंज करे, सो दैट द रॉड विल हैव ऑसिलेट विद द मिनिमम टाइम पीरियड, सबसे फास्ट ऑसिलेशन, मैक्सिमम ओमेगा। टाइम पीरियड मिनिमम मतलब फास्ट ऑसिलेशन बच्चों, कंफ्यूज मत करना। अब मान लो मैंने ये भी पढ़ा दिया, बट बच्चों आ गया सवाल, बच्चों सवाल तो ये आ गया कि एक डिस्क है और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हिंज किया कि टाइम पीरियड मिनिमम हो, कौन बताएगा? R by root 2. क्या बात है यार, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार। r बाय रूट 2। समीक्षा निकम, क्या ये सवाल क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर टेस्ट में पूछूं तो मार्क्स +4 आएंगे? Yes, sir. ठीक है, मान लो मैं थोड़ा ट्विस्ट कर लेता हूं कि बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? रट्टा मार लेते हैं। एक रिंग लिया m मास का और एक रॉड लिया m मास का, है ना? एक रिंग लिया m मास का, एक रॉड लिया m मास का और कहा कि इसको किस पॉइंट पे सेंटर से हिंज करें, इसको किस पॉइंट से सेंटर से हिंज करें कि टाइम पीरियड मिनिमम हो। कौन बच्चा बताता है? L by root 3. इसका सेंटर ऑफ मास स्टिल यही है बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास स्टिल यही है। सो आई इक्वल टू अगर लिखना है तो पहले रिंग का लिखते हैं। रिंग का हो जाता है कितना? mr स्क्वायर, और रॉड का कितना होता है? ML square by 12. M2R square का हो m l स्क्वायर मतलब 2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। सो ये हो जाएगा बच्चों mr स्क्वायर बाई 3 और ये mr स्क्वायर 4 mr स्क्वायर बाई 3।
मतलब m k स्क्वायर इजकल टू इतना। लेकिन ये m जो है, ये m क्या लिखूंगा, m लिखूं या 2m लिखूं? 2m 2m लिखना पड़ेगा। तो देखो ये गलतियां होती है यहाँ पे, ध्यान से देखना है। टोटल मास इंटू के स्क्वायर लिखे हैं ना, जिसका टोटल मास m नहीं 2m है, तो ये के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/3 का रूट इंटू r हो जाएगा k। एम आई राइट? सो x का आंसर कितना होगा, मुझे तो याद है r इंटू रूट 2/3। बच्चों तुम लोग कंफर्म करो, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? किया क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? नहीं सर। ये सर हाँ बोलो। सर अगर रॉड की लेंथ के टर्म्स में बात करेंगे तो L/√3 आएगा। चेक करो ना, इसको 2 कर दोगे तो L/√6 आ जाएगा ना। k इक्वल टू जा रहा है √2/3r। रॉड का लेंथ अगर l लिखोगे तो r को क्या लिखोगे, L/2। कितना हो जाएगा, L/√6। मैं राइट? हाँ तो देखो मुझे कितना टाइम लगा ये सवाल फ्रेम करने में, बढ़िया से सवाल फ्रेम हो गया, कितना टाइम लगा। और ये ऐसा तो थोड़ी लग रहा है कि मैंने ऐसे सोच के रखा था कि ये सवाल पूछना है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि मुझे कंपाउंड पेंडुलम पढ़ाना है। ठीक है, चलो बच्चों, तो आई होप कि तुम्हें कुछ समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। ये हाफ डिस्क है, इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, टाइम पीरियड निकालना है। बच्चों एक हाफ डिस्क है, यहाँ पे हिंज कर दिया, इसका टाइम पीरियड निकालना है। देखते हैं तुम लोग कर पाते कि नहीं। थोड़ा आसान सवाल दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये रॉड है, मास m का, लेंथ l का, मास m का, लेंथ l का, इसका टाइम पीरियड निकालो ऑसिलेशन का, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज कमिंग। ये स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ a है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसका टाइम पीरियड निकालना है। ये भी बच्चों स्क्वायर प्लेट है, बट इसको कहां पे किया है, कॉर्नर पे हिंज कर दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसका टाइम पीरियड निकालना है। और ये क्वेश्चन अपने मन से तुम्हें बनाना है, 6 सवाल। तो 6 सवाल इज योर होमवर्क। देखते हैं मुझे कौन कौन बच्चा इसको भेजता है। जितना है, जो गलत है, सलत है, कम से कम ये 4 फिगर भी बना के फोटो भेजो मुझे। सो दिस इज योर होमवर्क बच्चों। इन ऑल द क्वेश्चंस, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, बच्चों 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, 2 कंसेप्ट की। कंपाउंड पेंडुलम का तो कम पड़ेगा, किस चीज की जरूरत पड़ेगी बताओ? एक तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ मास कहाँ है, इनर्शिया। और दूसरा मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया। कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो छोटा सा कंसेप्ट है कंपाउंड पेंडुलम का, एसएचएम का। लेकिन देखो एसएचएम अगर हम पढ़ रहे हैं अभी, तो एसएचएम में किस किस चीज का रिवाइज हो रहा है, पीछे सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो रहा है। इनफैक्ट रोटेशन के कंसेप्ट का भी रिवीजन हो रहा है। बच्चों एसएचएम अगर तूने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो पीछे के सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं एसएचएम, मिटा रहा हूं बच्चों। और अब सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दैट इज
सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। और ये मुझे लगता है कि सर ने पढ़ा भी दिया होगा, और चूंकि सर ने तो पढ़ाया होगा, और अभी दोबारा तुम लोग पढ़ रहे होगे वेव्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस एक बार और रिपीट कर देता हूँ और आज का क्लास यहीं फिनिश कर दूंगा, है ना? चलेगा बच्चों? हाँ सर। बच्चों इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर मान लो एक बॉडी पे ना एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स लग रहा है जो एक SHM प्रोड्यूस करवा रहा है, और उसी एक सर्टेन SHM प्रोड्यूस करवा रहा है, उसी पे एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है, वो भी SHM प्रोड्यूस कर रहा है। अगर दोनों एक साथ लगेगा तो रिजल्टेंट क्या हो? ठीक है, दोनों अगर एक साथ लगेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो इट सेज दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट कि दोनों का इफेक्ट काउंट में आएगा, और जो नेट होगा वो होगा वेक्टर समेशन डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। बट हाँ, एनर्जी का नहीं कहेंगे, बिकॉज एनर्जी वेक्टर नहीं है, वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी हम ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है ना? सो मान लो एक पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है SHM अबाउट इक्वल टू 0, और एक फोर्स लग रहा है, तो इसका है डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t, जस्ट ले लिया। और एक दूसरा फोर्स लगता है अगर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है x2 इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट साइन ओमेगा। हाँ, दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस कर रहा है, ओमेगा टी, और प्लस सम कुछ फेज डिफरेंस होगा डेल्टा। अगर एक ही फोर्स लगा तो ऐसा SHM प्रोड्यूस किया, एक दूसरा फोर्स लगा तो ये SHM प्रोड्यूस किया, अगर दोनों एक साथ लगेगा तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केस 1, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, SHM इज along सेम डायरेक्शन। along सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्लियर बच्चों? इस डेल्टा को क्या बोलते हैं? फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन स्टेट दैट कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा। बच्चों ये x1 साइन के साथ है, x2 साइन के साथ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या? इसको थोड़ा ओपन यस सर। तो A1 साइन ओमेगा टी, देखो अब ट्रिगोनोमेट्री है बच्चों, A2 इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? अंकित बता दो यार, मैं भूल गया। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, A2 एनीवन, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। बच्चों साइन ओमेगा टी वाले को एक साथ ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी वाले को तो आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फिर से, तुम लोग भी अच्छे से लिख लेना, A1 प्लस A2
बच्चों ये एक्सप्रेशन देख के कुछ किसी को याद आ रहा है कि हमने जिसको बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ाया है और कहा था बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार यूज में आएगा। वेक्टर एडिशन। हाँ नहीं मैं और बता रहा हूं, ए साइन, इसको स्मॉल ए मान लिया, इसको स्मॉल ए मान लिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसको कुछ सिंप्लीफाई करके लिखते थे बच्चों, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, डिवाइड मल्टीप्लाई करते थे रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मैग्नीट्यूड से रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और ये होता था साइन ओमेगा टी प्लस सम फाई, जहां पे कहते थे कि सर फाई जो होता है tan फाई वो होता है b बाई ए। याद आया कुछ? यस सर। हाँ सर। अच्छा पढ़ा दिया है, तो इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू, इसी दिन के लिए पढ़ाया था, ऐसा मैंने पढ़ाया और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करवाया था बच्चों। इसको ऐसे लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछता था इसमें वहां पे कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है। कोई कहता था ए, कोई कहता था ए प्लस बी, है ना, क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, बिकॉज इसका मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, यस सर। तो इसको मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी आएगा इसको चेक कर लेंगे अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर ही लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कितना होगा, जस्ट चेक कर लेता हूं, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा कर लो, a1 स्क्वायर टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा, तो हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस डेल्टा। इसको देख के भी कुछ फॉर्मूला याद आएगा, रिजल्ट स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस डेल्टा। बच्चों ये कह सकते हैं कि इस SHM का एम्पलीट्यूड है। अगर दो Yes, sir. SHM सेम डायरेक्शन में अगर सुपर इम्पोज किया, दो SHM सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज किया, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट and this will be the amplitude, that means this will be the amplitude. Am I right? So resultant Yes, will sir. also be an SHM and amplitude will be given by this formula. Amplitude will be given by this formula. So x जो हो जाएगा उसको ऐसे लिख लेता हूं, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, दिस इज द, ये a कितना आ गया, स्मॉल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो सॉल्व करके आया। ये बच्चों याद तो रह ही जाएगा, बिकॉज ये तो कभी और रट्टा मारे थे हम लोग। कहाँ रट्टा मारा था हमने? वेक्टर में। वेक्टर में, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई 5 पूछ ही ले तो tan 5 भी बता देंगे, b बाई ए। b किसको माना था देख लेना, b माना था a2 साइन डेल्टा को और a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। डेल्टा अलग अलग होगा तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड अलग होगा। When resultant amplitude of the resultant will be maximum for what delta? 0. 0। बहुत बढ़िया बच्चों, आप ध्यान से सुनना, ये वेक्टर वाला जैसा है, मतलब ये जब अगर मान लो वेक्टर है a1 का और वेक्टर है a2 का, और ये डेल्टा जो है वो उसको ले लेते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये जो आता है ना यही है एम्पलीट्यूड। मतलब ये दो
नेट एम्पलीट्यूड जो कैसे निकालेंगे तो इसको वेक्टर जैसा देख लेंगे। सारे बच्चे देखा दिस इज ऐसा आ रहा फॉर्मूला, इसको वेक्टर जैसा मान लेंगे कि एक वेक्टर है A1 एम्पलीट्यूड का इधर और एक है डेल्टा एंगल पे A2 का। दिस इज द रिजल्ट। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो का मतलब बच्चों इसको बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं फेज। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा है। फेज डिफरेंस जीरो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ए विल बी मैक्सिमम कब होगा? when delta will be 0. Zero. या 2 पाई या 4 पाई, मतलब इसी को बोलेंगे 2 पाई, है ना। सो ए विल बी, ए मैक्सिमम कितना आ जाएगा बच्चों? cos डेल्टा पर हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 वेक्टर जैसा बच्चों, यहां से भी देख लोगे। और A मिनिमम कब हो जाएगा? मिनिमम लिख लेना, A1 minus A2 जब डेल्टा पाई हो, 3 पाई हो, 2n प्लस 1 पाई हो, उस केस में A1 माइनस A2, बट कौन बड़ा नहीं पता, मैग्नीट्यूड है इसलिए मॉड दे दिया। कब होगा? जब डेल्टा इज 2n प्लस 1 पाई। अच्छा, अगर वेव अभी पढ़ोगे तो इसी चीज में, वेव में भी यही कंसेप्ट यूज होगा कि दो का सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब डेल्टा इतना है। इसको बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव। और ये हो गया फेज डिफरेंस। डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस। तो आज का सवाल क्लास यहीं तक, आज का क्लास यहाँ फिनिश कर रहा हूं मैं। सर एक डाउट था हाँ बोलो। नेक्स्ट क्लास सर, जब दो, यस सर, हाँ सर बोलो। अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के बीच में से निकलता है तो वो समझ आता है, पर एसएचएम तो हमेशा सेम एक्सिस में होता है ना, तो रिजल्टेंट एसएचएम कैसे दिखेगा? अच्छा एक सेकंड, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोलना भूल गया, ऐसे मैं बोलता ही हूँ कि ये कंफ्यूज होता है बच्चों। ये दोनों एसएचएम अभी ऐसा ही है, ऐसा ही है दोनों एसएचएम, ये और ये। इसलिए देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। कुछ बच्चे जैसे अभी कंफ्यूजन आ गया, जनरली मैं बताता हूँ ये बच्चों, यहाँ पे एक एसएचएम इधर और एक एसएचएम इधर, ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों एसएचएम कैसा इधर ही है। इज इट क्लियर? उसका रिजल्टेंट कैसे होगा वो निकालने के लिए हमने ये मेथड यूज किया, ये टेक्निक यूज किया, ये टेक्निक यूज किया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द फेज डिफरेंस। बट दोनों पार्टिकल, दोनों केस में कैसे आप पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इधर। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब पार्टिकल बाद में भी यही ऐसे ही रोटेट करेगा, बट अगर सिर्फ ये होता तो पार्टिकल टी इक्वल 0 पे यहां होता, सिर्फ ये होता तो पार्टिकल टी इक्वल 0 पे सपोज कहीं यहां होता, और अगर दोनों एक साथ है तो पार्टिकल न यहां होगा न यहां होगा, समवेयर यहां होगा, विच विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। T0 पर फाई क्या है तो फाई देख लोगे, आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। सिर्फ ये हाँ है सर। तो A1 एम्पलीट्यूड का ऑसिलेटर कर रहा है, सिर्फ ये है तो A2 का कर रहा है, और दोनों है तो इसका ऑसिलेट कर रहा है। और ये जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा डेल्टा पे भी। A1 A2 पे तो करेगा ही, डेल्टा पे भी। डेल्टा जब 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, A1 प्लस A2 का करेगा, एंड अलग केस में अलग करेगा। आई होप कि आप क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। बच्चों ये दो में देख लिया कि अगर दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में है तो हमने कैसे रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड निकाला। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड हमने निकाला, एक को वेक्टर A1 ले लिया और दूसरे को A2 ले लिया मैग्नीट्यूड का, जो दूसरा का एम्पलीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल डेल्टा मान के निकाल दिया। सो दिस विल गिव द रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, और जो इनिशियल फेज होगा वो ये वाला एंगल होगा फाई, बिकॉज देखोगे A1 प्लस A2 cos डेल्टा और ये है A2 sin डेल्टा। फाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखना है तो ये जरूरत है।
इससे सब कुछ मिल जाएगा। कहोगे सर अगर 3 कर रहा है तो क्या होगा, 4 कर रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं यार, एक मान लो A1 ले लिया इधर, दूसरा का फेज कुछ इधर है, तीसरा का फेज कुछ इधर है, चौथा का फेज कुछ इधर है ना? ये सबका रिजल्टेंट यही होगा। वेक्टर समेशन करना, वेक्टर जैसा ट्रीट कर लेंगे। तो एक सवाल नहीं लेता हूं, तुम भी क्या याद करोगे सर, इतना मेहनत करते हैं। x इक्वल टू कोई दे दिया बच्चों a sin ओमेगा t, x1, x2 दे दिया बच्चों a cos ओमेगा t, और x3 दे दिया √2a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और पूछा जाए कि ये तीनों अगर सुपर इम्पोज किया है तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो सर इसको एक काम ऐसे कर सकते हैं क्या, a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, 90 डिग्री प्लस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यही होता है क्या? अब देखो इसको रेफरेंस ले लो, इसको अगर रेफरेंस ले लोगे तो देखो एक का फेज मान लो इधर है, ए मान लिया, इसको इधर लिया, इससे ये पाई बाई 2 आगे कितने एम्पलीट्यूड का दिया है, एक आई, और ये कितना है पाई बाई 4, इससे पाई बाई 4 आगे, इससे पाई बाई 4 आगे, कितना √2a। बच्चों ये 3 वेक्टर है ना, ए और √2a, √2a को रिजॉल्व कर लो, कितना ये पाई बाई 4, तो इसका भी a और इसका भी a, तो 2a और 2a, तो 2√2a। एम आई राइट बच्चों? Yes, sir. अब मैं ये हिंट दे दिया, अब तुम कर सकते हो। तो नाउ यू कैन ट्राई ऑल क्वेश्चंस ऑफ सुपर